Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का हम लोग का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि ये सीरीज चल रहा है हिस्ट्री सब्जेक्टिव, और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, जो अभी आपके ऊपर में स्क्रीन में आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर पूरे वीडियो को देखें, अंत में भी आपको उन दोनों वीडियो का स्क्रीन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और ये जितना भी मैं कवर कर रहा हूँ, ये एग्जाम में जो इस बार के एग्जाम देने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो कोई सा भी पार्ट जो आपसे मिस ना हो, तो तीनों पार्ट को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें तीनों पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर किया हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि देख पाए, उधर तो मैं 10 क्वेश्चन कवर किया हूँ, तो सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा आपका। तो उधर 10 क्वेश्चन हो गया था, आप यहाँ से 11 से शुरू करते हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन ने क्या प्रस्ताव दिए? 1946 में कैबिनेट मिशन ने क्या प्रस्ताव दिए, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर किस तरह होता है। 1946 में अंग्रेजों द्वारा भेजा गया एक मंत्री का एक विशिष्ट मंडल को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ये 1946 में एक अंग्रेज को द्वारा भेजा गया था एक मंत्रियों का विशिष्ट मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। और इसमें जो है निम्नलिखित प्रस्ताव दिए, जिसने निम्नलिखित प्रस्ताव दिए। देखते हैं कौन कौन से निम्नलिखित प्रस्ताव है। तो पहला पॉइंट जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि एक वैधानिक असेंबली का चुनाव हो जो देश के लिए नया संविधान बनाए। एक ऐसा असेंबली का चुनाव किया जाए जो देश के लिए एक नया संविधान बनाए। दूसरा पॉइंट है, नए संविधान लागू होने तक सभी राजनीतिक दलों को एक आंतरिक सरकार बनाई जाए जो प्रशासन का कार्य चलाए। जब तक नया संविधान लागू न होते हैं तब तक क्या होना चाहिए, होने तक सभी राजनीतिक दल जो होता है एक आंतरिक सरकार बनाई जाए, अपने अंदरों में बनाया जाए, जो पूरे प्रशासन का कार्य चलाए। यह हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है हम लोग का कि सब प्रांतों की एक ही केंद्रीय सरकार हो, पूरे प्रांत में एक ही केंद्रीय सरकार हो जो बीचों बीच हो सबके लिए, जिसके अधीन देश की बाहरी नीति, सुरक्षा, यातायात के साधन आदि प्रमुख विभाग हो। एक ऐसा केंद्र की सरकार होना चाहिए जिसमें पूरे देश में जितना भी सुरक्षा है या फिर कोई भी यातायात के साधन, किसी भी प्रमुख चीज़ है, उन सभी का देखभाल करे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। जब ये गलत हो सब हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? कौन से कारण है जिसके कारण अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर किस तरह देखते हैं। मुगल काल में अकबर एक सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसको माना जाता है मुगल काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक अकबर को, जिसको निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। उसके कई कारण हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कारण, जैसे कि पहला कारण है राजनीतिक एकता। इसके अंदर कोई भी राजनीतिक भेदभाव नहीं था, सबके लिए बराबर कार्य करते थे। तो यहाँ राजनीतिक एकता के कारण इससे हम क्या कहते हैं, अकबर को एक सर्वश्रेष्ठ शासक कहते हैं। एक पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका धार्मिक एकता। इसे कोई भी धर्म से एक लगाव नहीं था, सभी धर्म के लिए बराबर करते थे, सभी धर्म के लिए बराबर थे, ये किसी भी धर्म को ऊंच नीच नहीं समझते थे। तो यहाँ पे आपका धार्मिक एकता दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा जाएगा सामाजिक एकता, समाज के सभी लोगों का बराबर न्याय करते थे। यहाँ पे आपका तीसरा सामाजिक एकता हो जाएगा। संस्कृत एकता, किसी भी ग्रंथों को वो सभी ग्रंथों को मानते थे, कई ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किए, कई ग्रंथ संस्कृत को फारसी में किए, तो इससे संस्कृत एकता भी था इसके अंदर। तीसरा हो जाएगा आर्थिक एकता, देश को चलाने में कैसे कहाँ पे लगना है, क्या खर्चा हो रहा है, क्या या फिर कहाँ के जो है आर्थिक स्थिति खराब है, उन सभी चीज़ों को ध्यान देता। तो आपका हो जाएगा तीसरा पॉइंट, आपका अगला पॉइंट हो जाएगा आर्थिक एकता। तो ये इन सब कारण थे जिसके कारण उसको हम क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ शासक कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो कि यहाँ पे 12वां क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 13वां क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ? बताना कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, कौन कौन से क्या उसको पीछे चला। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। और क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव का प्रथम गठन 9 दिसंबर 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर हुआ था। इसका जो गठन हुआ था 9 दिसंबर में शुरू हुई थी पहली गठन, और ये जो हुई थी उसके प्रांतीय चुनाव के आधार पर हुआ था, या फिर प्रांत पर किया गया था। यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, आगे है, संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के अलावा रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिसे बनने में, जो संविधान जो बना था उसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ये सबको पता है, याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18
दिन लगा। इस प्रकार संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और ये जो पूरे संविधान जो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिससे क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो कि हम लोग 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। तो ये लागू किया गया था 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 1949 को। तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। और क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता का परिचय दें। क्या है गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको लिखना है। देखते हैं इसका आंसर किस तरह होता है। तो यहाँ का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1931 ईस्वी में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुई थी। 1931 ईस्वी में समझौता हुई थी, जिस समझौते को हम क्या नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या कि जिसके तहत सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गए थे। इस समझौते में गांधी ने उससे कुछ कहा, जिसके तहत क्या हुआ कि अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने में तैयार हो गए। तो इसी समझौते को हम क्या नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको हो जाएगा 15 नंबर। और क्वेश्चन हो जाएगा कि आइन ए अकबरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर किस तरह होगा, देखिए ध्यान से। आइन ए अकबरी अकबर के काल का एक ग्रंथ है। ये जो है अकबर के काल के, जिसके लेखक अबुल फजल है, सबको पता होगा। इसे 3 खंड थे, इसके जो थे 3 खंड थे तथा 5 भागों में विभाजित है। ये जो आइन ए अकबरी है 3 खंड थे, लेकिन अब इसे क्या है 5 भागों में विभाजित है। पर अब देखते हैं इस भाग के बारे में, कौन से भाग में क्या क्या लिखे गए थे। तो प्रथम भाग में साम्राज्य की परिस्थिति तथा महली और दरबारी विवरण है पहले भाग में। और दूसरे भाग में क्या है कि दूसरे भाग में राज्य, कर्मचारी, सैनिक तथा नागरिक, पद, वैवाहिक तथा शिक्षा संबंधी कथा वर्णित है दूसरे भाग में। अब तीसरे भाग में क्या है कि तीसरे भाग में न्याय तथा प्रबंधक, उसके बाद दिया हुआ है एजुकेटिव, उसके बाद विभागों के कानून, जिस तरह होता है कानून कैसे कैसे किसके साथ क्या किया जाए, उसके बाद कृषि शासन संबंधी विवरण तथा 12 सूबों की ज्ञातव्य सूचनाएं। इन सब आंकड़ों को संकलित किया गया था किसके भाग में, तीसरे भाग में। अब चौथे भाग में क्या है कि चौथे भाग में है कि हिंदुओं की सामाजिक दशा और उनके धर्म, उसके बाद नीचे में दिया हुआ आपका कि दर्शन सहित और विज्ञान का विदेशी आक्रमणकारियों और प्रमुख यात्रियों तथा प्रसिद्ध मुस्लिम संतों का वर्णन। ये जो है उसी भाग में, चौथे भाग में। और 5वें भाग में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5वें भाग में हो जाएगा अकबर के सुभाष्य संकित है। और अंत में क्या हो जाएगा, अंत में लेखक ने स्वयं, यानी लेखक कौन, अबुल फजल ने स्वयं जिक्र किया है। इस प्रकार साम्राज्य शासन तथा शासित वर्ग का आईने अकबरी में अत्यंत सूक्ष्म दिग्दर्शन है। ये पे आपका हो जाएगा। तो यहीं तक वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया था अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आपको बताया था पहले कि आप अगर इससे पहले मैं 2 पार्ट बनाऊँ, अगर आप दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आपके बाएं साइड में जो अभी आ रहा है वो पहला पार्ट है, और दाएं साइड में जो आ रहा है ये सेकंड पार्ट है। अगर इन दोनों पार्ट को नहीं देखें तो आप लोग अभी इसके टच करके स्क्रीन में उन दोनों पार्ट को देख सकते हैं। तो मिलते हैं जब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।